कभी सोचा है हम हजारों साल पुरानी कहानियां आखिर जानते कैसे हैं? मतलब उस समय की बातें जब ना तो लिखने पढ़ने का कोई खास रिवाज था और ना ही कोई कैमरा था तस्वीरें खींचने के लिए। ये तो एक गहरे राज जैसा लगता है ना? समय की परतों में छिपी एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में एक अलग ही मजा है। पता है, यही सवाल रशीदा के मन में भी आया था जब उसने अखबार में पढ़ा 100 साल पहले। और यही सवाल आज हमारी इस पूरी खोज का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस बड़े ही मजेदार सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए हम सब मिलकर इतिहास के जासूस बन जाते हैं। अपनी अपनी जासूसी टोपी पहन लीजिए, क्योंकि हम उन सुरागों की तलाश में निकलने वाले हैं जो हमें सीधा अतीत के रहस्यों तक ले जाएंगे। और हमारी इस हिस्टोरिकल जासूसी में घटना स्थल का मतलब है वो जगहें, वो इलाके जहां इंसानी कहानी ने सबसे पहले करवट ली थी। तो हमारी जांच भूगोल से यानी कि जमीन से ही शुरू होती है। हमारे पहले सुराग कहीं और नहीं बल्कि खुद धरती पर ही मौजूद हैं, हमारे देश के नक्शे पर। ये वो जगहें हैं जहां हमारे पूर्वजों ने कभी अपनी बस्तियां बसाई थीं। तो चलिए इस नक्शे पे थोड़ा गौर करते हैं। ये जो नदी दिख रही है, ये है नर्मदा। लाखों साल पहले शुरुआती इंसान यहीं रहा करते थे। जरा सोचकर देखिए, वो लोग प्रकृति से कितना ज्यादा जुड़े होंगे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि कौन से फल और कौन सी जड़ें खानी हैं और शिकार कैसे करना है। उनकी जिंदगी पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर थी। अब नक्शे पर एक और जरूरी जगह देखते हैं। ये वो इलाके हैं जहां लगभग 8000 साल पहले इंसानों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना सीखा। और यहीं पर भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे जानवरों को पालतू बनाने की भी शुरुआत हुई। कह सकते हैं कि ये इंसानियत के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम था। और ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कहानी आखिर आगे कैसे बढ़ी। खेती की शुरुआत से लेकर सिंधु नदी के किनारे बसे पहले शहरों तक और फिर गंगा घाटी में बड़े बड़े साम्राज्यों के उदय तक, ये तारीखें हमें कहानी का एक पूरा नजरिया देती हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि कहाँ देखना है, लेकिन अगला सवाल ये है कि सुराग मिलते कैसे हैं? अब हम उन औजारों और तरीकों के बारे में जानेंगे जिनका इस्तेमाल अतीत के ये जासूस करते हैं। तो मिलिए हमारे मुख्य जांचकर्ताओं से। ये लोग बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर अतीत की एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। सच कहूं तो इनका काम किसी पहेली को सुलझाने से बिल्कुल कम नहीं है। तो मोटे तौर पर देखें तो सबूत दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें लिखा गया, जैसे कि किताबें या कोई लेख, और दूसरे वो जो लोग इस्तेमाल करके पीछे छोड़ गए और जो जमीन के नीचे दबे रह गए। अच्छा, तो पहले तरह के सुराग पर नजर डालते हैं। ये एक पांडुलिपि है। इन्हें हाथ से लिखा जाता था, इसलिए बहुत कीमती और नाजुक होती थी। कई तो कीड़ों ने खा लीं या समय के साथ खराब हो गईं, लेकिन जो बच गईं वो ज्ञान का एक अनमोल खजाना है। पांडुलिपि का मतलब ही है हाथ से लिखी हुई। ये किताबें ताड़ के पत्तों को काटकर या फिर हिमालय में मिलने वाले भूर्ज नाम के पेड़ की छाल पर तैयार की जाती थीं। लिखे हुए सुरागों का एक और मजबूत रूप है शिलालेख। पांडुलिपियों के बिल्कुल उलट इन्हें पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर उकेरा जाता था। राजा महाराजा अक्सर अपनी जीत और अपने आदेशों को इन पर खुदवाते थे, ताकि लोग उन्हें सदियों तक न भूलें। अब मिलते हैं हमारे दूसरे तरह के जासूस से, पुरातत्वविद। ये वो माहिर लोग हैं जो अतीत की चीजों का अध्ययन करते हैं। ये खुदाई करते हैं और उन चीजों को बाहर निकालते हैं जो हजारों साल से जमीन में दबी हुई हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हर चीज एक कहानी कहती है। जैसे ये पुराना बर्तन हमें बता सकता है कि उस जमाने में लोग क्या पकाते और खाते थे, और ये चांदी का सिक्का उस समय के व्यापार और अर्थव्यवस्था का राज खोल सकता है। हर छोटा टुकड़ा अतीत की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। तो अब हमारे पास सुराग भी हैं और उन्हें खोजने वाले जासूस भी। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सुराग हमें बताते क्या हैं? इनसे कौन कौन सी कहानियां निकल कर आती हैं? इन्हीं सुरागों से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कैसे घरों में रहते थे। हम शिकारियों, किसानों, राजाओं, कलाकारों और वैज्ञानिकों की जिंदगी के बारे में जान सकते हैं। अरे, यहाँ तक कि ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने के बच्चे कौन से खेल खेलते होंगे। अब एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। देखिए, इतिहास कोई एक अकेली सीधी सादी कहानी नहीं है। ये कई अलग अलग लोगों के अनुभवों का एक ताना बाना है। अतीत हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था।
ये एक हकीकत है कि राजा महाराजाओं ने अपनी जीत के किस्से पत्थरों पर लिखवाए, इसलिए हम उनके बारे में काफी कुछ जानते हैं। लेकिन आम लोग, जैसे कोई किसान या कोई मजदूर, वो अपने रोज के काम का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। उनकी कहानियां अक्सर अनकही ही रह जाती थीं। और यहीं पर पुरातत्व एक हीरो की तरह सामने आता है। ये हमें उन लोगों की जिंदगी में झांकने का मौका देता है जिनकी अपनी कोई लिखी हुई कहानी मौजूद नहीं है। उनके पीछे छोड़े हुए औजार, खिलौने और बर्तन ही उनकी कहानी बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर अतीत को समझना एक कभी न खत्म होने वाली जासूसी की तरह है। हर नई खोज, हर नया सुराग हमारी कहानी में एक नया पन्ना जोड़ता है। और ये जानना कि हम कहाँ से आए हैं, हमें ये समझने में मदद करता है कि आज हम यहाँ क्यों हैं। और अब ये जासूसी का लेंस आपके हाथों में है। जरा सोचिए, अगर आपको अतीत के किसी राज को खोलने का मौका मिले तो एक पुरातत्वविद से क्या पूछना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। आजकल जिंदगी कितनी तेज है ना? बस एक बटन दबाया और खाना दरवाजे पर। हमारी दुनिया रफ्तार पर चलती है। लेकिन चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे वक्त में जब अगला भोजन ढूंढने में शायद दिन या हफ्ते भी लग जाते थे। ये कहानी है मानव इतिहास के उस शुरुआती अध्याय की, जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। जरा सोचकर देखिए, न कोई घर, न सुपरमार्केट, न ही शहर, चारों तरफ बस खुला आसमान और जंगल। ऐसे में कोई कैसे जिंदा रहेगा? यही वो सवाल है जो हमें हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की कहानी के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। तो ये शुरुआती लोग आखिर थे कौन? पुरातत्ववेद यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स उन्हें खास नाम से बुलाते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो लोग थे जो शिकार करके और चीजें इकट्ठा करके अपना जीवन जीते थे। उनकी किराने की दुकान, वो थी पूरी की पूरी प्रकृति। वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, नदियों से मछली पकड़ते थे और जंगलों से फल, जड़ें और अंडे इकट्ठा करते थे। हर दिन भोजन की एक कभी न खत्म होने वाली तलाश थी। एक ऐसी जिंदगी जो पूरी तरह से प्रकृति की लय पर चलती थी। इन शुरुआती इंसानों का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था। वो हमेशा सफर पर रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह। ये कोई शौक नहीं था, बल्कि जिंदा रहने के लिए ये बेहद जरूरी था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उन्हें हमेशा चलाती रहती थी? देखिए, इसके 4 मुख्य कारण थे और सबके सब सर्वाइवल से जुड़े थे। पहला, अगर एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहा जाए तो वहां के पेड़ पौधे और जानवर धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो आगे बढ़ना ही पड़ता था। दूसरा, जानवर भी तो एक जगह नहीं रुकते, और अगर आपका भोजन हिरणों का झुंड है तो आपको भी उनके पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा। तीसरा कारण था मौसम। फल और पौधे अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पर उगते थे, तो उन्हें प्रकृति के कैलेंडर के साथ चलना होता था। और आखिर में सबसे बुनियादी जरूरत, पानी। जब नदी नाले सूख जाते तो पानी की नई जगह ढूंढनी ही पड़ती। ये एक लगातार सफर पर रहने वाली जिंदगी थी। तो सवाल ये उठता है कि हमें ये सब पता कैसे चला? उस जमाने की कोई लिखी हुई किताबें तो है नहीं। जवाब छिपा है उन सुरागों में जो वो लोग अपने पीछे छोड़ गए। और पुरातत्वविद वो उन जासूसों की तरह हैं जो इस प्राचीन पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। पुरातत्व की दुनिया में एक बहुत जरूरी शब्द है पुरास्थल। इसे एक तरह से प्राचीन क्राइम सीन समझिए। ये कोई भी ऐसी जगह है जहां पुराने जमाने में लोग रहते थे और अपने पीछे सबूत छोड़ गए, जैसे उनके औजार, बर्तन या इमारतों के टूटे फूटे हिस्से। ये सुराग में जमीन के नीचे दबे हुए या कभी-कभी पानी के नीचे भी मिल सकते हैं। भारत में सबसे शानदार पुरास्थलों में से एक है मध्य प्रदेश में भीमबेटका। ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये एक तरह से प्रागैतिहासिक अपार्टमेंट्स थे। सोचिए, उस जमाने में बारिश, तूफान और तेज धूप से बचने के लिए ये गुफाएं ही उनके घर हुआ करती थीं, जो उन्हें इस कठोर दुनिया से बचाती थीं। लेकिन इन गुफाओं को जो बात सच में खास बनाती है, वो है इनकी दीवारों पर बनी हुई तस्वीरें। ये शिकार के जीवंत दृश्य हैं जो हजारों साल पहले बनाए गए थे। ये पेंटिंग्स ये एक टाइम मशीन की तरह हैं जो हमें सीधे उनकी दुनिया में झांकने का मौका देती हैं और दिखाती हैं कि उनके लिए क्या मायने रखता था जिंदा रहना और शिकार में सफलता पाना। उनका टूलकिट कैसा था? वो पत्थर, लकड़ी और हड्डी जैसी प्राकृतिक चीजों से औजार बनाते थे। समय के साथ लकड़ी और हड्डी तो गल जाती हैं, लेकिन पत्थर टिका रहता है।
और यही पत्थर के औजार उनकी कहानी कहते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि वो कितने कुशल और इन्वेंटिव थे। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, आग। कुरनूल की गुफाओं में मिली राख के निशान हमें बताते हैं कि शुरुआती इंसानों ने प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक पर काबू पा लिया था। आग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं थी, ये रात में रोशनी थी, ठंड में गर्मी थी और जंगली जानवरों से बचने के लिए एक ढाल भी। ये एक असली गेम चेंजर था। अब हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये मोड़ किसी एक इंसान की वजह से नहीं, बल्कि पूरे ग्रह की वजह से आया। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया एक जबरदस्त जलवायु परिवर्तन से गुजरने वाली थी। एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ बदल देगा। चलिए इस बहुत लंबे समय को थोड़ा आसान बनाते हैं। पुरातत्वविद इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पुरापाषाण यानी पुराना पाषाण युग, जो मानव इतिहास का 99% हिस्सा है। फिर आता है मध्यपाषाण यानी बीच का पाषाण युग, जो बड़े बदलावों का समय था। और आखिर में नवपाषाण यानी नया पाषाण युग। हम अब उसी बड़े बदलाव वाले दौर में कदम रख रहे हैं। याद रखिए ये नंबर, लगभग 12,000 साल पहले हमारे ग्रह का तापमान बढ़ने लगा, आइस एज खत्म हो रही थी और दुनिया गर्म हो रही थी। ये सुनने में एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इस गर्माहट ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने मानव इतिहास का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, धरती का नज़ारा भी बदल गया। जहाँ पहले ठंड और बंजर जमीन थी, वहाँ अब बड़े बड़े घास के मैदान उगाए, और इन नए घास के मैदानों के साथ आई जानवरों की आबादी में एक जबरदस्त बढ़ोतरी। हिरन, बकरी, भेड़ और मवेशियों के झुंड हर तरफ नजर आने लगे। इस बदली हुई दुनिया ने इंसानों के सामने एक सुनहरा मौका पेश किया। अब उनके चारों तरफ भोजन की कोई कमी नहीं थी। इसी मौके ने उन्हें अपने पर्यावरण के साथ जुड़ने के नए तरीके सिखाए। वो शिकार और संग्रहण की दहलीज पर खड़े थे और एक बिल्कुल नई क्रांति की ओर देख रहे थे। इसी दौरान लोगों ने अपने आसपास उगने वाले पौधों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि गेहूं और जौ जैसे जंगली अनाज कहाँ उगते हैं, उन्हें कब काटना है, और सबसे ज़रूरी बात कि उनके बीजों को फिर से बोकर अगली फसल कैसे उगाई जा सकती है। ये इंसानियत का पहला कृषि प्रयोग था, जिसने उन्हें शिकारी से किसान बना दिया। और पौधों के साथ साथ जानवरों को पालतू बनाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। माना जाता है कि सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज साथी बने, जो शायद शिकार में मदद करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी और मवेशियों जैसे शांत स्वभाव वाले जानवरों को अपने कैंप के पास आने दिया, उन्हें शिकारियों से बचाया और भोजन का एक भरोसेमंद जरिया बना लिया। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये सच में हुआ? सबूत खुद जानवरों की हड्डियों में छिपा है। जरा इन दांतों को देखिए। एक तरफ जंगली सुअर के दांत हैं और दूसरी तरफ पालतू सुअर के। देख रहे हैं पालतू जानवर के दांत कैसे छोटे हो गए? ये पालतू बनाने की प्रक्रिया का एक ठोस सबूत है, जो दिखाता है कि इंसानों ने जानवरों की प्रजातियों को बदलना शुरू कर दिया था। खेती ने मानव जीवन के हर पहलू को बदल दिया, लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव ये था, लोगों ने घूमना बंद कर दिया। लाखों सालों के घुमंतू जीवन के बाद अब उन्हें अपनी फसलों की देखभाल के लिए एक ही जगह पर रहना पड़ता था। यहीं से पहले गांव का जन्म हुआ। फसल का मतलब था जरूरत से ज्यादा अनाज, लेकिन इस अतिरिक्त अनाज को स्टोर करने की जरूरत थी, एक तो बाद में खाने के लिए और दूसरा अगली फसल बोने के लिए बीज के तौर पर। इस नई दौलत ने एक नई चुनौती पैदा की, इसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। और कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इसी चुनौती ने नए आविष्कारों को जन्म दिया। लोगों ने मिट्टी से बड़े बड़े बर्तन बनाना सीखा, जिनका इस्तेमाल अनाज को स्टोर करने और खाना पकाने के लिए किया जा सकता था। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं था, ये एक नई तकनीक थी जिसने बसे हुए जीवन को मुमकिन बनाया। तकनीक में ये बदलाव सिर्फ बर्तनों तक ही सीमित नहीं था। नवपाषाण युग में नए और बेहतर पत्थर के औजार भी बने। इन औजारों पर पॉलिश करके एक महीन धार दी जाती थी, जो उन्हें पेड़ों को काटने और जमीन जोतने जैसे खेती के कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती थी। तो शिकार से खेती तक का ये सफर शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। इसने हमें भोजन की सुरक्षा दी, गांव दिए और आखिरकार शहर और सभ्यता को जन्म दिया। इसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमने एक जगह बसने का फैसला किया, तो उस घूमने वाली जंगली दुनिया का कौन सा हिस्सा हमने पीछे छोड़ दिया?
क्या उस आज़ादी का कोई अंश है जिसे हम आज भी कहीं ना कहीं याद करते हैं? आज ना हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ जो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। एक भूली बिसरी सभ्यता की कहानी जो अपने जमाने से, आप यकीन नहीं करेंगे, सदियों आगे थी और फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। जी हां, ये कहानी है हड़प्पा की। और देखिए, इस कहानी का जो पहला सुराग है ना, वो किसी बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिला। नहीं, वो तो किसी और को ही मिला, और वो भी कह सकते हैं एकदम इत्तेफाक से। तो बात है आज से कोई करीब 150 साल पहले की। जगह थी पंजाब, जो आज पाकिस्तान में है। वहां पर कुछ ब्रिटिश इंजीनियर एक बहुत ही मॉडर्न, एक नई चीज बना रहे थे, एक रेलवे लाइन। अब देखिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्हें चाहिए थी अच्छी मजबूत ईंटें, और तभी पास के एक टीले पर उनकी नजर पड़ी। अरे वाह, यहां तो हजारों की तादाद में बेहतरीन पक्की ईंटें पड़ी हैं। बस उन्हें तो लगा कि उनकी लॉटरी लग गई। उन्होंने उन सारी प्राचीन ईंटों को उखाड़ना शुरू किया और अपनी पटरियों के नीचे बिछा दिया। उन्हें तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में क्या कर रहे थे, किस चीज को तबाह कर रहे थे। जरा सोचिए तो, एक नई मॉडर्न रेलवे लाइन बनाने के लिए वो लोग लगभग 4700 साल पुराने एक शहर की, एक पूरे महान नगर की नींव ही खोद रहे थे। मतलब अनजाने में ही सही, पर उन्होंने एक ऐसी चीज खोज निकाली थी जो इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। फिर करीब 80 साल गुजर गए और तब जाके जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह की ठीक से खुदाई की तो उनके तो होश ही उड़ गए। ये कोई मामूली खंडर नहीं था। अरे ये तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का पूरा शहर था। और क्योंकि ये पहला शहर था जो मिला, तो इस पूरी गुमशुदा सभ्यता का नाम ही पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो सवाल ये है कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट को इन शहरों में मिला क्या? क्या था ऐसा खास? जो उन्हें मिला ना, वो सच में किसी इंजीनियरिंग के अजूबे से कम नहीं था। देखिए, हड़प्पा के ज्यादातर शहर ना बड़े करीने से 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक था पश्चिमी हिस्सा, जो थोड़ा छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। इसे कहते हैं नगर दुर्ग या सिटाडेल। ऐसा लगता है कि यहां पर खास इमारतें थीं, शायद राजा या शासक वर्ग यहीं रहता होगा। और फिर था पूर्वी हिस्सा, जो काफी बड़ा था और नीचे की तरफ बसा था। इसे निचला नगर कहते हैं, जहां आम जनता रहती थी। ये सब दिखाता है कि उनकी सिटी प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। अब मोहनजोदड़ो के उसी नगर दुर्ग में उन्हें एक और कमाल की चीज मिली, महान स्नानागार या द ग्रेट बाथ। ये कोई ऐसा वैसा तालाब नहीं था। अरे, इसे ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था और उस पर प्राकृतिक तारकोल, मतलब नेचुरल टार की एक पूरी परत चढ़ाई गई थी, ताकि पानी एक बूंद भी लीक ना हो। सोचिए क्या तकनीक थी। माना जाता है कि शायद किसी खास त्योहार या धार्मिक मौकों पर यहां सामूहिक स्नान होता होगा। लेकिन जो चीज सच में दिमाग घुमा देती है ना, वो है उनका सैनिटेशन सिस्टम। इन शहरों में ढके हुए नाले थे, और वो भी एकदम सीधी लाइन में बने हुए। हर नाली में हल्का सा ढलान था ताकि पानी रुके नहीं, आराम से बहता जाए। और तो और सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी बनाए गए थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो उस जमाने में तो क्रांतिकारी थी ही, सच कहूं तो आज भी कई जगहों से कहीं बेहतर है। और ये कमाल की प्लानिंग सिर्फ सड़कों तक नहीं थी, नहीं, ये हर घर तक पहुंची हुई थी। ज्यादातर घरों में अपने अलग कुएं और बाथरूम हुआ करते थे, और हर घर की नाली बाहर सड़क के मेन ड्रेन से जुड़ी हुई थी। जरा सोचकर देखिए, आज से लगभग 5000 साल पहले हर एक घर एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा था। ये तो कमाल ही है। तो ये शहर तो लाजवाब थे, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल ये उठता है कि इनमें रहता कौन था, कैसे थे वो लोग? चलिए अब इन शहरों के लोगों की जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि समाज ना काफी ऑर्गेनाइज था। सबसे ऊपर शायद शासक वर्ग था, जो इन शहरों की प्लानिंग करते थे, व्यापार संभालते थे। फिर आते थे लिपिक या स्क्राइब्स, जिनका काम था मोहरों पर लिखना। और हाँ, यहाँ बहुत ही हुनरमंद शिल्पकार भी थे, पुरुष भी और महिलाएं भी, जो अपने घरों में या खास वर्कशॉप में एक से बढ़कर एक चीजें बनाया करते थे। और यहाँ हमें उस समाज के 2 अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ देखिए, एक ताकतवर इंसान की मूर्ति, शायद कोई राजा या पुजारी जिसने कढ़ाई वाले कपड़े पहने हैं। ये सत्ता और रुतबे को दिखाता है। और दूसरी तरफ मिट्टी के ये छोटे छोटे प्यारे से खिलौने, जिनसे उस जमाने के बच्चे खेलते होंगे।
एक तरफ राजकाज और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जिंदगी। अब बात करते हैं इन हुनरमंद लोगों की कारीगरी की। उन्होंने कुछ ऐसी जबरदस्त चीजें बनाई जो एक बहुत बड़े ट्रेड नेटवर्क के बिना बन ही नहीं सकती थीं। वो लोग सिर्फ पत्थर या मिट्टी जैसी प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्होंने फेयॉन्स नाम का एक मटेरियल खुद बनाया था। ये एक तरह का कह सकते हैं आर्टिफिशियल मटेरियल था। वो लोग रेत या क्वार्ट्ज के पाउडर को गोंद के साथ मिलाकर उसे पकाते थे और उससे फिर सुंदर नीले या हरे रंग के मनके, चूड़ियां और छोटे छोटे बर्तन बनाते थे। ये दिखाता है कि वो टेक्नोलॉजी में कितने आगे थे। और यहाँ हम उनकी कारीगरी के दो बेहतरीन नमूने देख सकते हैं। एक तरफ तो हैं वो रंगीन आर्टिफिशियल फेयॉन्स और दूसरी तरफ हैं पत्थर की ये मोहरें, जिन पर कितनी बारीक नक्काशी की गई है। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र तो हैं ही, साथ में कुछ लिखा भी है। और यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। ये एक ऐसी लिपि है, एक ऐसी लिखावट जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो सवाल ये है कि इन सब चीजों को बनाने के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल आता कहाँ से था? जवाब है दूर दूर से। वो लोग राजस्थान और ओमान से तांबा मंगवाते थे। टिन आता था अफगानिस्तान और ईरान से। सोना आता था अपने कर्नाटक से। और जो कीमती पत्थर थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान जैसी जगहों से लाए जाते थे। मतलब साफ है, उनका ट्रेड नेटवर्क बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज था। और ये सब कुछ हमें कहानी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवाल पर वापस ले आता है। इतनी एडवांस्ड, इतनी फैली हुई सभ्यता, आखिर उसका हुआ क्या? कहाँ गायब हो गए वो सारे लोग? ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को कुछ ही पलों में बयां कर देती है। करीब 4700 साल पहले ये शानदार शहर फल फूल रहे थे, अपनी बुलंदी पर थे। फिर लगभग 3900 साल पहले अचानक सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। और उसके बाद एक लंबा गहरा सन्नाटा। पूरे 1400 साल तक उस इलाके में कोई भी बड़ा शहर दोबारा नहीं बसा। और आर्कियोलॉजिस्ट को इस बर्बादी के साफ साफ सबूत मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अचानक रुक गया हो। लोगों ने शहर खाली कर दिए, लिखना पढ़ना, मोहरे बनाना, व्यापार करना सब बंद हो गया। मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर तो सड़कों पर कूड़े के ढेर लग गए, नालियां टूट गईं। ये एक पूरे समाज के बिखर जाने की एक दर्दनाक तस्वीर है। तो फिर ऐसा हुआ क्यों? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। स्कॉलर्स ने कई थ्योरीज दी हैं। कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गईं, कुछ मानते हैं कि सारे जंगल काट दिए गए। हो सकता है कोई बहुत भयंकर बाढ़ आई हो, या ये भी हो सकता है कि शासकों का कंट्रोल ही खत्म हो गया हो। सच तो यह है कि कोई भी एक वजह हर शहर के खत्म होने की कहानी नहीं बताती। ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि शायद इन सब वजहों ने मिलकर इस महान सभ्यता का अंत कर दिया। तो आज भी खुदाई के लगभग 100 साल बाद भी ये खोई हुई दुनिया अपने अंदर न जाने कितने ही और रहस्य छिपाए हुए हैं। और शायद सबसे बड़ा राज तो इन मोहरों पर लिखी इस लिपि में ही छिपा है। जब तक हम इन निशानों को पढ़ नहीं लेते, जब तक हम इनकी भाषा समझ नहीं लेते, तब तक हड़प्पा के लोग अपनी कहानी हमें खुद नहीं बता पाएंगे। उनके जवाब शायद हमेशा के लिए खामोशी में दफन हो चुके हैं, या फिर कौन जाने, शायद वो बस किसी के उन्हें पढ़ लेने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, हजारों साल पीछे, उस अतीत में जिसकी कोई साफ तस्वीर हमारे पास नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उस जमाने को समझते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है 2 चीजों में, कुछ बहुत पुरानी किताबों में और पत्थरों से बनी कब्रों में। देखते हैं कि ये दोनों हमें क्या कहानी बताते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आवाजें सदियों पहले खामोश हो गईं, उन्हें हम आज कैसे सुन सकते हैं? सच तो ये है कि सुराख हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, बस उन्हें पढ़ने और समझने का एक नजरिया चाहिए होता है। तो समझिए कि हमारे पास अतीत में झांकने के लिए 2 खास खिड़कियां हैं। एक तरफ हैं वेदों में गूंजते शब्द और भजन, जो हमें उस दौर की सोच और मान्यताओं के बारे में बताते हैं, और दूसरी तरफ हैं महापाषाण कब्रों के ये खामोश पत्थर, जो मौत के जरिए जिंदगी की कहानी कहते हैं। एक में आवाज है, दूसरी में खामोशी, लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही हमें उस प्राचीन दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो देर किस बात की? चलिए सबसे पहले अपनी पहली खिड़की से झांकते हैं, जहां प्राचीन ग्रंथ हमें उस दौर के समाज की एक झलक दिखाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आज से करीब 3500 साल पहले की। ये वो दौर था जब सबसे पुराने वेद यानी कि ऋग्वेद की रचना की जा रही थी। तो आखिर ये ऋग्वेद है क्या?
असल में ये 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाओं और भजनों का एक कलेक्शन है। इन भजनों को सूक्त कहा जाता है, जिसका मतलब है खूब अच्छी तरह से कही गई बात, और इन्हें उस दौर की भाषा यानी वैदिक संस्कृत में रचा गया था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सदियों तक ऋग्वेद को लिखा ही नहीं गया था। ऋषि इन सूक्तों को रचते थे और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य तक बस सुनकर और रटकर ही जिंदा रहे। सोचिए जरा, इन्हें पहली बार कागज पर छपे हुए अभी 200 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। और ये देखिए, ये उसी मौखिक परंपरा का एक जीता जागता सबूत है। भोजपत्र पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में मिली थी, और इसी को आधार बनाकर करीब 150 साल पहले ऋग्वेद को पहली बार छापने का काम शुरू किया गया था। तो ये भजन हमें बताते क्या हैं? इनसे हमें उस जमाने की एक झलक मिलती है, जैसे कि लोग आग के देवता अग्नि, योद्धा देव इंद्र और एक खास पौधे सोम की पूजा करते थे। ये भी साफ पता चलता है कि समाज के लिए मवेशी, घोड़े और बेटे कितने कीमती थे, और ज्यादातर लड़ाइयां भी जमीन, पानी और इन्हीं जानवरों को पाने के लिए लड़ी जाती थीं। ऋग्वेद का ये छोटा सा अंश सुनिए। इसमें ऋषि विश्वामित्र 2 नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपने रथों और गाड़ियों के साथ सुरक्षित रूप से नदी पार कर सके। बस एक लाइन से ही उस जमाने की पूरी तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, और ये भी पता चलता है कि रथों की कितनी अहमियत रही होगी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस वक्त उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ये भजन गूंज रहे थे, ठीक उसी समय भारत के दूसरे हिस्सों में एक और कहानी पत्थरों में लिखी जा रही थी। एक बिल्कुल अलग, एक खामोश कहानी। तो चलिए, अब वक्त है हमारी दूसरी और ज्यादा खामोश खिड़की को खोलने का। ये हमें महापाषाण यानी बड़े बड़े पत्थरों से बनी कब्रों की दुनिया में ले जाएगी। इन बड़े बड़े पत्थरों की कब्रों को बनाने की प्रथा आज से करीब 3000 साल पहले शुरू हुई, और ये कोई 1-2 जगह की बात नहीं है। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्व और कश्मीर तक फैली हुई थी। स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे सिस्ट कहते हैं। ये एक तरह की पत्थर की कब्र है। इसमें जो बड़ा सा सुराख है उसे पोर्ट होल कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का अंदाजा है कि इसका इस्तेमाल शायद एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर दफनाने के लिए किया जाता होगा। तो जब इन कब्रों को खोदा गया तो अंदर क्या मिला? सिर्फ कंकाल नहीं, बल्कि उनके साथ मिला पूरा साजो सामान। खास तरह के काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और यहाँ तक कि सोने और कीमती पत्थरों से बने गहने भी। और ये जो औजार मिले हैं वो कोई मामूली नहीं है। देखिए, लोहे की बनी एक कटार और कुछ कुल्हाड़ियां, ये इस बात का पक्का सबूत हैं कि उस दौर के लोग लोहे का इस्तेमाल करना और उससे असरदार हथियार बनाना अच्छी तरह जानते थे। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इन दोनों खिड़कियों से जो हमने देखा, अब उन सुरागों को जोड़ने का वक्त है। चलिए, वेदों की दुनिया और इन पत्थरों की दुनिया की तुलना करते हैं और देखते हैं कि ये हमें उस अतीत के बारे में क्या बताती हैं। ब्रह्मगिरी नाम की जगह पर मिली कब्रें समाज में मौजूद भेदभाव की एक साफ तस्वीर दिखाती हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, फर्क कितना साफ है। एक कंकाल के साथ 33 सोने के मनके मिले हैं, जबकि दूसरी कब्रों में सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन। ये फर्क चीख चीख कर बताता है कि उस समाज में कुछ लोग सरदार थे और बाकी उनके साधारण अनुयायी। अब दोनों समाजों के मुखियाओं की तुलना करते हैं। एक तरफ हैं वैदिक राजा, जिनके पास ना तो कोई महल थे, ना ही कोई परमानेंट आर्मी, और उनका पद भी खानदानी नहीं था। दूसरी तरफ महापाषाण सरदार हैं, जिन्हें हथियारों और कीमती सामानों के साथ दफनाया गया है। ये एक अलग ही तरह की ताकत की तरफ इशारा करता है, जो शायद खानदानी भी रही हो। इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है इनाम गांव में। यहां एक व्यक्ति को बस्ती के बीचों बीच बने सबसे बड़े 5 कमरों वाले घर के आंगन में दफनाया गया था। ये कब्र यकीनन किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, शायद उस कबीले के सरदार की ही रही होगी। किताबें हो गईं, कब्रें हो गईं, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे सीधे और सबसे पर्सनल सबूत की, जो कहानी खुद वो इंसान बताते हैं जिनके ये कंकाल हैं। देखते हैं कि वो क्या राज खोलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या बेजान हड्डियां भी कुछ बोल सकती हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। पुरातत्वविदों के लिए तो ये कंकाल एक खुली किताब की तरह होते हैं, जिनसे वो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे कि हड्डियों की बनावट की जांच करके किसी की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। कभी कभी तो लिंग का भी पता चल जाता है। महिलाओं का जो कूल्हे का हिस्सा होता है वो बच्चों को जन्म देने के लिए थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है। ये एक छोटा पर बहुत अहम सुराग है।
और इसी से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा है। आज से करीब 2000 साल पहले चरक नाम के एक महान वैद्य हुए थे। उन्होंने अपनी किताब चरक संहिता में लिखा कि इंसान के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। अब ये आज की गिनती यानी 206 से कहीं ज्यादा है, क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने अपनी गिनती में दांत, जोड़ों और कार्टिलेज को भी शामिल कर लिया था। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में आता है। हजारों साल बाद जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारी आज की दुनिया के अवशेषों को खोजेंगे, तो हम अपने पीछे कौन से सुराग छोड़ जाएंगे? हमारी इमारतें, हमारा प्लास्टिक का कचरा, हमारे डिजिटल फॉसिल्स, वे हमारे बारे में क्या कहानी कहेंगे? ये सोचने वाली बात है ना। नमस्कार, चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, और हम जानेंगे कि प्राचीन भारत में पहले राज्य और साम्राज्य आखिर बने कैसे। आजकल तो हम वोट देकर अपना नेता चुनते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, कोई 3000 साल पहले, जब वोटिंग जैसी कोई चीज ही नहीं थी, तब कोई राजा कैसे बनता होगा? तो इस सवाल के जवाब में ही पूरी कहानी छिपी है। देखिए, उस शुरुआती दौर में ताकत वोटों से नहीं आती थी। ताकत का असली प्रदर्शन होता था बड़े बड़े भव्य सार्वजनिक अनुष्ठानों से। मतलब कोई ऐसे ही उठकर राजा नहीं बन जाता था। उसे सबसे पहले समाज और धर्म की नज़र में अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती थी, और इसका तरीका था बड़े बड़े और प्रभावशाली यज्ञ करवाना। और इन सभी यज्ञों में से एक था जो सबसे बड़ा और सबसे अहम माना जाता था, अश्वमेध यज्ञ। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, ये तो अपनी ताकत का, अपने अधिकार का एक खुला ऐलान था पूरी दुनिया के लिए। अब ये होता कैसे था, ये भी बड़ा दिलचस्प है। सोचिए जरा, एक राजा एक खास घोड़े को आजाद छोड़ देता था पूरे 1 साल के लिए। अब ये घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता, वहां के राजा के पास 2 ही रास्ते होते थे। या तो घोड़े को रोको और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, या फिर चुपचाप उसे जाने दो और अपनी हार मान लो। और जब 1 साल बाद वो घोड़ा सही सलामत वापस लौटता, तो उसकी बलि दी जाती थी, और उस यज्ञ को करने वाला राजा वो बन जाता था सबसे शक्तिशाली। अच्छा, इन यज्ञों में सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि पूरा समाज शामिल होता था। हर किसी की अपनी एक भूमिका थी, और यहीं से हमें उस दौर की सामाजिक व्यवस्था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उसकी झलक मिलती है। समाज मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बटा था। ब्राह्मण, जो ये सारे अनुष्ठान करवाते थे, क्षत्रिय यानी खुद राजा और उसके योद्धा, वैश्य जो किसान, व्यापारी और पशुपालक थे, और फिर शूद्र जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना था। तो ये तो हुई शुरुआत की बात। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये व्यवस्था और कैसे बदली। समय के साथ ये जो कबीलों के सरदार हुआ करते थे, वो अब धीरे धीरे एक तय इलाके के राजा बनने लगे, और यहीं से जन्म हुआ भारत के पहले राज्यों का। जनपद, ये शब्द शायद सुना होगा। इसका सीधा सा मतलब है लोगों के बसने की जगह। ये वो पहले छोटे छोटे इलाके थे जहां लोगों ने एक जगह टिक कर रहना शुरू किया और एक राजा के अंडर एक कम्युनिटी की तरह अपनी पहचान बनाई। और हमें पता कैसे चला इन जनपदों के बारे में? खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले। ये स्लेटी रंग के होते थे, जिन पर पेंटिंग की होती थी। इन्हें कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर या चित्रित धूसर पात्र। लगता है कि इन्हें खास मौकों पर इस्तेमाल किया जाता होगा, जो हमें उस जमाने की जिंदगी की एक छोटी सी झलक देते हैं। तो कैसी थी जिंदगी इन जनपदों में? काफी सीधी साधी थी। लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशी पालते थे और खेतीबाड़ी करते थे। चावल, गेहूं, जौ, दालें सब कुछ उगाते थे। मतलब एक तरह का आत्मनिर्भर गांव वाला समाज था, जो अब धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट की शक्ल ले रहा था। तो फिर जनपद से महाजनपद का सफर कैसे तय हुआ? इनमें फर्क क्या था? देखिए, जो जनपद का राजा होता था वो लोगों से मिलने वाले तोहफों पर, मतलब गिफ्ट्स पर चलता था। उसकी कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। लेकिन महाजनपद का राजा वो बाकायदा टैक्स वसूलता था, और उसके पास एक प्रोफेशनल सैलरी वाली सेना होती थी। बस यही था सबसे बड़ा बदलाव, एक कबीले के मुखिया से एक ताकतवर सम्राट बनने तक का। और इस नई ताकत का सबूत क्या था? ये विशाल किले और दीवारें। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कौशांबी शहर के किले के अवशेष हैं, जो एक बहुत बड़ा महाजनपद था। और ये किले सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए नहीं थे। ये तो राजा की पावर, उसकी दौलत और अपनी प्रजा पर उसके कंट्रोल का खुला प्रदर्शन थे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े बड़े किले बनाने के लिए पैसा कहां से आता था? जवाब है रेगुलर टैक्स। अब गिफ्ट्स का जमाना गया और एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम आ गया।
किसानों को अपनी फसल का एक हिस्सा देना पड़ता था, कारीगरों को महीने में कुछ दिन राजा के लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था, व्यापारियों को अपने सामान पर टैक्स देना पड़ता था। हर कोई राज्य को चलाने में अपना योगदान दे रहा था। अब उस दौर में कई महाजनपद थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा था जो बाकी सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा विशाल बनकर उभरा। उसका नाम था मगध, प्राचीन भारत की पहली सुपर पावर। तो मगध इतना ताकतवर बना कैसे? क्या ये बस किस्मत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई वजह थीं। पहली, गंगा और सोन जैसी नदियां, जिनकी वजह से जमीन उपजाऊ थी, पानी की कमी नहीं थी और ट्रांसपोर्ट भी आसान था। दूसरी, वहां के घने जंगल, जहां से सेना के लिए हाथी मिलते थे। और तीसरी, सबसे बड़ी वजह, लोहे की खदानें, जिनसे बनते थे मजबूत औजार और हथियार। और इन सब के ऊपर थे बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे जबरदस्त राजा, जिन्होंने मगध को एक असली महाशक्ति बना दिया। मगध की सेना का खौफ कैसा था, इसका अंदाजा एक कहानी से लगा सकते हैं। जब दुनिया जीतने निकला अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर भारत पहुंचा, तो उसके सैनिकों ने मगध की विशाल सेना के बारे में सुना। और जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने आगे बढ़ने से ही मना कर दिया। बस यहीं तक। ये था मगध का दबदबा। तो क्या उस समय हर जगह एक ही राजा का राज चलता था? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मगध के पास ही एक और बड़ा राज्य था, वज्जी, और उसका सिस्टम मगध से बिल्कुल अलग था। वो एक मोनार्की नहीं, बल्कि एक रिपब्लिक था, एक गणराज्य। वज्जी में सरकार चलाने के तरीके को गण या संघ कहते थे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि वहां कोई एक अकेला सबसे बड़ा राजा नहीं होता था, बल्कि कई सारे शासक होते थे। और मजे की बात यह है, उन सभी को राजा ही कहा जाता था। ये सभी राजा एक साथ सभाओं में मिलते थे, किसी भी मुद्दे पर बहस करते थे और फिर मिलकर फैसला लेते थे। है ना कमाल? एक तरह का एंशिएंट रिपब्लिक। तो यहां हम दो बिल्कुल अलग मॉडल देख सकते हैं। एक तरफ मगध, जहां एक ताकतवर राजा का हुक्म ही कानून था, सारी पावर एक इंसान के हाथ में। और दूसरी तरफ वज्जी, जहां पावर बटी हुई थी और सारे फैसले मिलकर लिए जाते थे। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत में भी पॉलिटिकल सिस्टम कितने अलग अलग तरह के थे। और वज्जी की असली ताकत पता है क्या थी? उनकी एकता। खुद गौतम बुद्ध ने उनके बारे में कहा था कि वज्जी के लोग तब तक खुशहाल और मजबूत रहेंगे जब तक वो एक साथ मिलकर सभाएं करते रहेंगे, एक दूसरे की इज्जत करते रहेंगे और मिलकर फैसले लेते रहेंगे। ये उनके रिपब्लिकन वैल्यूज को दिखाता है। तो ये पूरी कहानी एक लंबी यात्रा है। ये सफर शुरू हुआ आज से करीब 3000 साल पहले, जब राजा यज्ञों के जरिए अपने पहचान बनाते थे। फिर करीब 2500 साल पहले टैक्स और सेना वाले महाजनपदों का दौर आया। और ये सिलसिला तब तक चला जब तक करीब 1500 साल पहले गुप्त साम्राज्य ने आखिरी बचे खुचे गणराज्यों को भी अपने में मिला नहीं लिया। मगध, जहां सारी ताकत एक राजा के पास थी, और वज्जी, जहां ताकत कई लोगों में बटी थी। दोनों ने अपना अपना इतिहास रचा, और ये हमें आज भी एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि शासन का कौन सा तरीका बेहतर है, एक मजबूत नेता का सेंट्रलाइज्ड रूल या कई लोगों का मिलकर फैसला लेना? कौन सा सिस्टम वक्त की मार को बेहतर झेल पाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, करीब 2500 साल पीछे। ये वो दौर था जब भारत में जीवन, उसके मकसद और अस्तित्व को लेकर कुछ बहुत ही गहरे, बहुत ही नए विचार जन्म ले रहे थे। तो शुरू करते हैं ये सफर। और ये सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही है, आखिर इस दुनिया में इतना दुख और तकलीफ क्यों है? यही एक सवाल उस दौर की सबसे बड़ी आध्यात्मिक खोज की वजह बन गया। देखिए, वो कोई शांत और ठहरा हुआ वक्त नहीं था। आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे। नए नए शहर बस रहे थे, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो रहे थे, लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल रही थी। और इस उथल पुथल के बीच कई लोग जिंदगी जीने के पुराने तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगे थे। तो इसी अनिश्चितता वाले माहौल में कई विचारकों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी दुनिया, अपना घर-बार सब कुछ छोड़ दिया और सच्चे ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। वो जानना चाहते थे कि जीवन का असली मतलब क्या है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? इन खोजियों में से दो सबसे बड़े नाम, बुद्ध और महावीर, दोनों ही राजकुमार थे। जरा सोचिए, दो अलग अलग ताकतवर खानदानों के राजकुमारों ने सच्चे ज्ञान के लिए अपने महलों का सारा सुख, सारा आराम छोड़ दिया। तो इन विचारकों को मिला क्या?
उनकी इस खोज से जो जवाब मिले वो 3 बड़े रास्तों की शक्ल में हमारे सामने आए। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बुद्ध की शिक्षा की शुरुआत एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी कड़वी लगने वाली सच्चाई से होती है। उन्होंने कहा, ये जो जीवन है ये दुखों और तकलीफों से भरा हुआ है। ये सुनना शायद अच्छा न लगे, पर उनके पूरे दर्शन की नींव इसी सच्चाई पर रखी गई थी। तो सवाल उठता है कि इस दुख की वजह क्या है। बुद्ध ने इसकी जड़ को पहचाना और उसे नाम दिया तणहा, यानी तृष्णा या कभी न खत्म होने वाली इच्छा। ये एक ऐसा अंतहीन चक्कर है जिसमें एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी पैदा हो जाती है और इंसान हमेशा अतृप्त, हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। अब इस गहरी बात को समझाने के लिए बुद्ध ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने एक कहानी सुनाई, कीसा गौतमी नाम की एक माँ की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि किस्सा गौतमी का बेटा मर गया था। वो दुख में पागल अपने मरे हुए बेटे को गोद में लिए बुद्ध के पास पहुंची और उसे जिंदा करने के लिए विनती करने लगी। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं मदद करूंगा, बस तुम एक काम करो, मुझे किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाकर दो जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो। किस्सा गौतमी एक नई उम्मीद के साथ घर घर भटकी, पर वो जिस भी दरवाजे पर गई उसे वही दुख मिला। हर परिवार ने किसी ना किसी अपने को खोया था। किसी ने माँ बाप को, किसी ने भाई बहन को, तो किसी ने अपने बच्चे को। उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसे मौत ने छुआ ना हो। और बस उसी पल उसे बुद्ध की बात का असली मतलब समझ में आ गया। ये सरसों के दानों के बारे में था ही नहीं, ये इस गहरी सच्चाई को समझने के बारे में था कि दुख और मौत जिंदगी का एक अटूट हिस्सा हैं, एक ऐसा सच जिससे कोई भी कभी भी बच नहीं सकता। चलिए अब दूसरे रास्ते की तरफ चलते हैं, जैन धर्म। इसका जो सबसे अहम सिद्धांत है वो है अहिंसा, मतलब किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक बेहद सख्त नियम था जिसका हर हाल में पालन करना जरूरी था। और इस अहिंसा के पीछे की सोच क्या थी? महावीर के इन शब्दों में इसका सार है, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये विचार हर जीवित प्राणी के लिए एक गहरी हमदर्दी से पैदा होता है, ये समझना कि जिंदगी हर किसी के लिए उतनी ही कीमती है। और अब तीसरा रास्ता जो हमें उपनिषदों से मिला। यहाँ के विचारकों ने एक बड़ा ही हैरान करने वाला आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा है, यानी उसकी अपनी चेतना, और एक ब्रह्म है जो कि पूरी कायनात की चेतना है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि असल में एक ही है। ये थोड़ा गहरा विचार है ना? इसको और आसानी से समझने के लिए उपनिषदों में एक बहुत ही बढ़िया कहानी है, बुद्धिमान भिखारी की कहानी। कहानी ये है कि 2 ऋषि बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी एक भिखारी आया और उसने खाना मांगा। ऋषियों ने मना कर दिया। तो भिखारी ने उनसे पूछा, ऋषिवर, आप उपासना किसकी करते हैं? उन्होंने कहा, सार्वभौमिक आत्मा की। भिखारी ने फिर पूछा, तो क्या आप ये नहीं मानते कि वो आत्मा हर चीज में है? तब उस भिखारी ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर वो सार्वभौमिक आत्मा सब में है तो वो मुझ में भी है। तो मुझे खाना न देकर आप असल में उस सार्वभौमिक आत्मा को ही खाना देने से मना कर रहे हैं। ये सुनते ही ऋषियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन अपना भोजन उसके साथ बांटा। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक गहरे दर्शन को असल जिंदगी में जिया जा सकता है। तो ये थे वो महान विचार। लेकिन सवाल ये है कि लोग इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कैसे रहे थे? मतलब एक फिलॉसफी को लाइफस्टाइल कैसे बनाया गया? चलिए अब ये देखते हैं। उस वक्त 2 मॉडल चल रहे थे। एक तरफ थी आश्रम व्यवस्था, जो समाज में रहकर जीने का एक तय तरीका था, और ये ज्यादातर ऊंची जातियों के पुरुषों के लिए ही था। और दूसरी तरफ थे संघ, यानी भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समुदाय। और क्रांतिकारी बात ये थी कि संघ के दरवाजे सबके लिए खुले थे, औरतें, मर्द, हर जाति, हर वर्ग के लोग। ये उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये विचार सिर्फ बातों या किताबों तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। ये जो हम देख रहे हैं, ये सारनाथ का स्तूप है। इसे ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। समझिए, यहीं से उनके विचारों का सफर शुरू हुआ। अच्छा, तो ये लोग रहते कहाँ थे? ये महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर बनाई गई एक गुफा है। इन जगहों को विहार कहा जाता था,
ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये ध्यान और ज्ञान के बड़े केंद्र थे, जहां भिक्षु और भिक्षुणियां इन नए विचारों को जीते थे और उन्हें और गहराई से समझते थे। इन विचारों का असर सिर्फ प्राचीन भारत तक ही नहीं रहा। इन्होंने वक्त और सरहदों को पार किया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। ये टाइमलाइन इनके लंबे सफर को दिखाती है। सोचिए, 2500 साल पहले इन शिक्षाओं की शुरुआत हुई। फिर लगभग 1600 साल पहले फाहियान जैसे चीनी यात्री मीलों का सफर तय करके इन्हें सीखने भारत आए। और आज ये दर्शन दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। तो चलिए हम इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। उन प्राचीन खोजियों ने पूछा था कि एक सार्थक जीवन जीने का मतलब क्या है। 2500 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये सवाल आज भी उतना ही अहम है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इस सवाल का क्या जवाब देते हैं? सोचिए, क्या एक अकेली धातु, सिर्फ एक मेटल, पूरे के पूरे समाज का चेहरा बदल सकता है? आज हम यही कहानी देखने वाले हैं। कैसे लोहे ने सिर्फ औजार नहीं बनाए, बल्कि एक बिल्कुल नया दौर शुरू कर दिया, जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल डाला। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे लौह युग के उत्प्रेरक से, फिर देखेंगे गांव का जीवन कैसा था, जानेंगे शहरों का उदय कैसे हुआ, समझेंगे सिक्के, शिल्प और श्रेणियां क्या थीं, और आखिर में देखेंगे कि कैसे इन सब ने मिलकर दुनिया को जोड़ा। तो ये जो पूरी कहानी है ना, ये किसी बड़े राजा या साम्राज्य की कहानी नहीं है। ये तो शुरू होती है एक गांव के लोहार की दुकान से, उसकी भट्टी से, जहां एक छोटी सी चिंगारी ने एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म दिया। अब ये जो दृश्य है प्रभाकर का लोहारों को देखना, ये सुनने में तो बड़ा साधारण लगता है ना? लेकिन असल में यही थी उस क्रांति की शुरुआत। आज से लगभग 3000 साल पहले लोहे पर पड़ने वाली वो हर एक चोट वो समाज को बदलने वाली चोट थी। और ये देखिए, यही थी वो कमाल की टेक्नोलॉजी। एक तरफ लोहे की कुल्हाड़ी, जिससे जंगल के जंगल साफ हो गए खेती के लिए, और दूसरी तरफ लोहे का फाल, जिससे सख्त से सख्त जमीन को जोतना मुमकिन हो गया। बस इन दो औजारों ने प्रकृति पर इंसान की पकड़ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। देखिए, लगभग 3000 साल पहले लोहा इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फिर करीब 2500 साल पहले इसका इस्तेमाल खेती में इतना बढ़ गया कि ये एक बड़ा मोड़ बन गया। और 2300 साल पहले तक तो संगम साहित्य में इस नए समाज के बारे में लिखा जाने लगा था। मतलब ये वो टिपिंग पॉइंट था, वो मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया। तो ये पूरा चेन रिएक्शन हुआ कैसे, समझिए। सबसे पहले आए लोहे के नए औजार। इनसे जंगल साफ हुए, खेती बढ़ी और बूम, कृषि उत्पादन में जबरदस्त उछाल आया। अब ज्यादा अनाज था तो राजा ज्यादा टैक्स वसूल सकते थे, और ज्यादा टैक्स का मतलब बड़ी बड़ी सेनाएं और शानदार शहर बनाने का पैसा। देखिए कैसे एक चीज दूसरी से जुड़ी है। ठीक है, तो खेती में तो क्रांति आ गई, पर इसका असर गांव की जिंदगी पर, वहां के लोगों पर क्या पड़ा? चलिए अब इस नए सामाजिक ताने बाने को जरा करीब से देखते हैं। इस नए दौर में ना समाज बहुत बदल गया। अब ऐसा नहीं था कि सब सिर्फ किसान हैं, नहीं, अब लोगों की हैसियत इस बात से तय होने लगी कि उनके पास जमीन कितनी है। जैसे दक्षिण में बड़े जमींदारों को वेल्लालर कहते थे, तो वहीं उत्तर में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक, और जिनके पास जमीन नहीं थी वो बेचारे कड़ैसियार या दास कम्मकार कहलाते थे। मतलब एक पूरा सोशल स्ट्रक्चर बन गया था। और उत्तर भारत में ये जो ग्राम भोजक था, अरे बाप रे, ये कोई मामूली गांव का मुखिया नहीं था, वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था। राजा के लिए टैक्स भी वही वसूलता था, और तो और कभी-कभी जज और पुलिस का काम भी वही करता था। सोचिए, एक आदमी के पास कितनी ताकत थी। वो असल में गांव में राजा का ही एक रूप था। अब जब पेट भरने की चिंता कम हुई, अनाज भरपूर था, आबादी बढ़ रही थी, तो धीरे धीरे कुछ गांव बड़े होने लगे। और ये सिर्फ बड़े नहीं हुए, ये बन गए शहर, संस्कृति और व्यापार के नए धड़कते हुए दिल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मथुरा। मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं था, वो उस जमाने का एक तरह का सुपर जंक्शन था। व्यापार के दो सबसे बड़े रास्ते यहीं आकर मिलते थे, और नतीजा, ये कला, धर्म और ताकत का एक बड़ा सेंटर बन गया। इतना अहम कि बाद में जाकर यह शक्तिशाली कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बना।
और उस जमाने के शहरों की जिंदगी कैसी थी, इसकी एक बहुत ही खूबसूरत झलक हमें पुरानी संगम कविताओं में मिलती है। जरा इस पर गौर कीजिए। गाड़ियों पर लाए गए सफेद धान नमक के लिए बदले जाते हैं। मतलब चावल जैसी चीज के बदले नमक जैसी कीमती चीज का व्यापार हो रहा था। ये पंक्तियां हमें उस दौर के बाजारों की हलचल को महसूस कराती हैं। तो एक शहर को शहर क्या बनाता है? सिर्फ भीड़? नहीं, उसे चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए, एक अर्थव्यवस्था का इंजन। और इस इंजन के पुर्जे थे सिक्के, हुनरमंद कारीगर और उनके संगठन यानी गिल्ड्स। और यहीं पर होती है एक और बड़ी क्रांति। अब तक चीजों की अदला बदली यानी बाटा सिस्टम चलता था, लेकिन अब पहली बार एक स्टैंडर्ड करेंसी आई, ये आहत सिक्के। और इसने व्यापार करने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। इन सिक्कों की खास बात ये थी कि इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, राजा का नाम वगैरह नहीं, बल्कि इन पर मछली, हाथी जैसे निशान ठोक कर बनाए जाते थे। इसीलिए इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। और ये निशान ही इनकी पहचान थे। कोई भी इन्हें देखकर समझ जाता था कि ये असली हैं और इनकी क्या कीमत है। इससे व्यापार में भरोसा बढ़ा और तेजी आई। अब जब व्यापार इतना बढ़ रहा था तो उसे संभालने के लिए भी तो कोई सिस्टम चाहिए था। यहीं पर सामने आई श्रेणियां। आप इन्हें उस जमाने के बिजनेस एसोसिएशंस या गिल्ड समझ सकते हैं। ये कमाल की संस्थाएं थीं। ये कारीगरों को ट्रेनिंग देती थीं, कच्चा माल खरीदती थीं, सामान की क्वालिटी देखती थीं, और तो और ये बैंकों की तरह भी काम करती थीं। तो ये जो आर्थिक एनर्जी थी, ये सिर्फ शहरों की दीवारों के अंदर बंद नहीं रही, इसने तो सीमाओं को तोड़ दिया। और देखते ही देखते स्थानीय बाजार एक बड़े ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन गए। अब हम स्थानीय से वैश्विक हो रहे थे। और फिर से संगम कविताएं हमें इस ग्लोबल ट्रेड की एक जबरदस्त तस्वीर दिखाती हैं। कल्पना कीजिए, बंदरगाह पर जहाज़ों से समंदर पार से आए तेज तर्रार घोड़े उतर रहे हैं। गाड़ियों पर काली मिर्च की बोरियां लदी हैं। हिमालय से सोना और रत्न आ रहे हैं तो दक्षिण के समुद्र से मोती। ये एक असली ग्लोबल बाजार था। और इस पूरे ग्लोबल ट्रेड का सुपरस्टार कौन था? वो थी दक्षिण भारत की काली मिर्च। इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी, रोमन साम्राज्य में इसकी इतनी डिमांड थी कि वो लोग इसे काला सोना कहते थे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इसकी कीमत वाकई सोने के बराबर थी। जरा बेरी गाजा जैसे बंदरगाह की लिस्ट देखिए। बाहर से क्या क्या आ रहा था? शराब, तांबा, टिन, मूंगा। और यहां से जा क्या रहा था? हाथी दांत, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र। मतलब ये उस जमाने का एक तरह का इंटरनेशनल हब था, जहां पूरी दुनिया का सामान मिलता था। और देखिए, जहां इतना बड़ा व्यापार हो, वहां ताकत तो होगी ही। कुषाण जैसे शासकों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने दुनिया के सबसे मशहूर ट्रेड रूट सिल्क रोड के एक बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया। वो व्यापारियों को सुरक्षा देते थे और बदले में उनके सामान पर टैक्स लगाकर उन्होंने बेहिसाब दौलत और ताकत कमाई। तो ये थी कहानी, कैसे लोहे के एक साधारण से औजार ने एक ऐसा जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू किया, जिसने पहले गांव बदले, फिर शहर बनाए, अर्थव्यवस्था को नई शक्ल दी और आखिर में महाद्वीपों को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर एक साधारण लोहे का औजार इतना कुछ कर सकता है, तो आज के दौर के कौन से आविष्कार हैं जो कल के ग्लोबल नेटवर्क की बुनियाद रख रहे हैं? जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके शरीर पर युद्ध के सैकड़ों घावों के निशान हो, और वही राजा वीणा बजाने में भी माहिर हो। है ना कमाल की बात? ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और आज हम प्राचीन भारत के इसी पहेली जैसे शासक की कहानी में उतरने वाले हैं। मान लीजिए किसी स्कूल प्ले में किसी को एक जबरदस्त योद्धा राजा का रोल मिलता है और फिर डायरेक्टर आकर कहे कि अरे किरदार को तो वीणा भी बजानी है, कोई भी चकरा जाएगा, है ना? बस यही दिलचस्प पहेली हमें सीधे ले चलती है गुप्त वंश के एक बहुत ही महान शासक की तरफ। और ये राजा थे समुद्रगुप्त। जी हाँ, गुप्त वंश के सबसे ताकतवर शासकों में से एक। और इस पहेली का जो पहला सुराग है ना, वो मिलता है इस पुराने सिक्के से। देखिए, इस पर राजा को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि वो एक महान योद्धा तो थे ही, पर संगीत के भी बहुत बड़े शौकीन थे। तो सवाल यही है कि समुद्रगुप्त की ये दोहरी पहचान, ये दो अलग अलग चेहरे एक ही इंसान में कैसे समाये हुए थे? एक तरफ एक ऐसा विजेता जिसने कई लड़ाइयां जीतीं और दूसरी तरफ एक कला प्रेमी। इतिहासकारों ने
आखिर उनके दौर की इस उलझी हुई तस्वीर को जुड़ा कैसे? चलिए पता लगाते हैं। उनके बारे में लिखा मिलता है कि उनका शरीर युद्ध में कुल्हाड़ियों, बाणों, तलवारों से लगे सैकड़ों घावों के निशानों से और भी ज्यादा सुंदर दिखता था। जरा सोच कर देखिए, ये उस वीणा बजाने वाले राजा की इमेज से कितना कितना अलग है। और यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास समुद्रगुप्त की कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। अच्छा, तो ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चलती हैं? भाई, इसके लिए जो इतिहासकार होते हैं ना, उन्हें एक तरह से जासूस बनना पड़ता है। और उनका सबसे बड़ा सुराग, उनका सबसे बड़ा सबूत छुपा होता है हजारों साल पुराने पत्थरों पर, उन पर खुदी हुई लिखावट में। इन शिलालेखों में भी एक खास तरह का शिलालेख होता है, जिसे कहते हैं प्रशस्ति। यह संस्कृत का शब्द है और इसका सीधा सा मतलब है किसी की तारीफ में। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो ज्यादातर जानकारी मिली है, वो एक ऐसी ही प्रशस्ति से आई है, और इसे लिखा था उनके दरबारी कवि और मंत्री हरिशेन ने, वो भी एक लंबी कविता के रूप में। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, ये जो प्रशस्ति है, ये इलाहाबाद के उसी अशोक स्तंभ पर खुदी हुई है जिस पर महान सम्राट अशोक के भी लेख हैं। मतलब एक ही पत्थर पर इतिहास की दो बड़ी बड़ी परतें, एक के ऊपर एक। कमाल है ना? ये प्रशस्तियां सिर्फ राजा की तारीफ ही नहीं करती, बल्कि उनके परिवार के बारे में भी बताती हैं। जैसे समुद्रगुप्त की वंशावली को ही देख लीजिए। उनके परदादा और दादा का जिक्र सिर्फ महाराजा के तौर पर मिलता है, लेकिन उनके पिता चंद्रगुप्त वो पहले शासक थे जिन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि ली, यानी राजाओं के राजा। इससे साफ पता चलता है कि ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। तो अब आते हैं मेन सवाल पर। समुद्रगुप्त ने इतना बड़ा साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे किया? उनकी प्रशस्ति में सिर्फ तारीफें नहीं हैं, बल्कि उनकी बड़ी ही चालाक मिलिट्री स्ट्रेटजीज का भी जिक्र है। और इसे समझने के लिए ये नक्शा हमारी बहुत मदद करेगा। देखिए, ये जो नक्शा है, ये उसी प्रशस्ति में दी गई जानकारी के आधार पर बनाया गया है। इसमें जो अलग अलग रंग दिख रहे हैं ना, वो दरअसल समुद्रगुप्त की अलग अलग पॉलिसीज को दिखाते हैं। मतलब उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों के राजाओं के साथ अलग अलग तरह से डील किया। चलिए देखते हैं कि ये क्या नीतियां थीं। तो देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ये जो हरा एरिया है, आर्यावर्त। यहाँ के 9 राजाओं को उन्होंने सीधे सीधे हराया और उनके राज्यों को अपने एम्पायर में मिला लिया। सिंपल। दूसरा, दक्षिण भारत में ये जो लाल डॉट्स हैं, यहाँ के 12 राजाओं ने जब सरेंडर किया तो समुद्रगुप्त ने उन्हें उनका राज वापस लौटा दिया और उन्हें फिर से शासन करने दिया। तीसरा, ये जो बैंगनी घेरा है, ये पड़ोसी राज्य थे। ये लोग खुद ही तोहफे लेकर आते थे और उनके आदेश मानते थे। और चौथा, ये जो नीला बाहरी घेरा है, यहाँ के राजाओं ने तो ना सिर्फ उनकी अधीनता स्वीकार की, बल्कि अपनी बेटियों की शादी भी उनसे करवा दी। मतलब हर इलाके के लिए एक अलग सोची समझी स्ट्रैटेजी। कमाल की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस जमाने में सिर्फ समुद्रगुप्त ही एक महान राजा थे। बिल्कुल नहीं। उनके समय में और भी कई पावरफुल शासक और राज्य थे। और दिलचस्प बात यह है कि उनके बारे में जानने के जो सोर्सेज हैं और उनके राज करने के जो तौर तरीके थे, वो काफी कुछ मिलते जुलते थे। यहाँ 2 बड़े राइवल राजाओं की कहानी देखते हैं। उत्तर भारत में थे हर्षवर्धन और दक्षिण में थे पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के बारे में हमें पता चलता है उनकी जीवनी हर्षचरित से, और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक बार फिर उनकी प्रशस्ति से। इनकी राइवलरी का सबसे बड़ा मोमेंट तब आया जब पुलकेशिन ने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन की एक बहुत बड़ी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। ये उस समय की एक बहुत बड़ी मिलिट्री विक्ट्री मानी जाती थी। उस वक्त दक्षिण भारत में 2 और बड़ी ताकतें थीं, पल्लव और चालुक्य। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम और चालुक्यों का राज था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। उनकी राजधानी ऐहोल एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर और मंदिरों का शहर थी। और ये दोनों डायनेस्टीज आपस में लगातार लड़ती रहती थीं और एक दूसरे की राजधानियों पर हमला करती थीं। तो ये सवाल भी मन में आता है कि इतने बड़े बड़े साम्राज्य आखिर चलते कैसे थे? क्या सिस्टम था? वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री मशीनरी थी जो इन राजाओं को पावर में बनाए रखती थी? इस दौर के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बड़े ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ जरूरी सरकारी पद अब हेरिडिटरी हो गए, मतलब पिता के बाद बेटे को मिलने लगे। कभी कभी तो एक ही काबिल आदमी कई पद संभाल लेता था। जैसे हरिशेन को ही ले लीजिए, वो समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे और चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी। और हाँ, सिर्फ राजा ही सब कुछ नहीं करते थे। शहरों के जो बड़े व्यापारी या लेखक होते थे, उनका भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में काफी दखल होता था। सेना में भी एक नया सिस्टम आया जिसे सामंत कहते थे। अब ये सामंत कौन थे? ये वो मिलिट्री लीडर्स थे
जिन्हें रेगुलर सैलरी के बदले जमीन दे दी जाती थी। वो उस जमीन से टैक्स वसूलते और अपनी सेना को मेंटेन करते थे। सिस्टम तो बड़ा इफेक्टिव था, लेकिन इसमें खतरा भी था। जब भी कोई राजा जरा सा भी कमजोर पड़ता तो यही पावरफुल सामंत आजाद होने की कोशिश करने लगते थे। अच्छा, ये प्रशस्तियां और जीवनियां हमें राजाओं की शानो शौकत तो खूब दिखाती हैं, लेकिन उस चमक दमक से परे आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब उस दुनिया में झांकते हैं, उस दौर के कुछ नाटकों और विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स के जरिए। महान कवि कालिदास के नाटकों से उस समय के समाज के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है। उनके नाटकों में जो राजा और ब्राह्मण जैसे ऊंचे तबके के लोग हैं वो संस्कृत बोलते हैं, जबकि महिलाएं और जो दूसरे आम लोग हैं वो प्राकृत बोलते हैं, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। भाषा का ये फर्क ही समाज में मौजूद ऊंच नीच को साफ साफ दिखा देता है। इसी दौर में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। उन्होंने जो लिखा है उससे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों को अछूत माना जाता था, उन्हें शहर में घुसने से पहले लकड़ी का एक टुकड़ा बजाना पड़ता था, ताकि दूसरे लोग उनके संपर्क में आने से बच जाएं। सोचकर देखिए, ये कितनी दर्दनाक तस्वीर है समाज की। और जरा सोचिए, जब राजा की इतनी बड़ी सेना किसी गांव के पास से गुजरती होगी तो आम लोगों का क्या होता होगा? बाणभट्ट ने इसका एक बड़ा ही भयानक जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि सेना जहां से गुजरती थी तबाही मचा देती थी। हाथी फसलों को, झोपड़ियों को रौंद डालते थे और पूरी दुनिया जैसे धूल के एक बादल में समा जाती थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इतिहास की इस भव्य कहानी में किसकी उपलब्धियों को तो पत्थरों पर लिख दिया जाता है और किसकी जिंदगी बस धूल में मिल जाती है। ये सवाल सिर्फ अतीत का नहीं है, ये आज भी उतना ही मौजू है। किसकी कहानी कही जाती है और किसकी अनकही रह जाती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं, समय में पीछे, और देखते हैं प्राचीन भारत के उन जबरदस्त चमत्कारों को जहां कला, आर्किटेक्चर और विज्ञान ने मिलकर कुछ ऐसा बनाया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से, एक ऐसी पहेली से जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को भी हैरान परेशान रखा। और यही सवाल हमें एक ऐसी कहानी की तरफ ले जाता है जो किसी कल्पना से कम नहीं है। ये जो तस्वीर में दिख रहा है, ये है दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खड़ा मशहूर लौह स्तंभ। पहली नज़र में शायद ये सिर्फ धातु का एक खंभा लगे, लेकिन असल में ये प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का वो सबूत है जिसने वक्त को भी मात दे दी है। तो सवाल ये है कि आखिर क्या राज है इस जंग मुक्त अजूबे के पीछे? चलिए थोड़ा विज्ञान की दुनिया में गोता लगाते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा इसके आंकड़ों को देखिए, मतलब दिमाग घूम जाएगा। लगभग 1500 साल पुराना, 7.5 मीटर ऊंचा और वजन है 3 टन से भी ज्यादा। और ये स्तंभ हमें गुप्त वंश के एक शासक चंद्र की याद दिलाता है। और देखिए, ये कोई तुक्का या इत्तेफाक नहीं था, ये उस जमाने के एडवांस मेटल साइंस का एक सोचा समझा नतीजा था। ये जो महारत थी, इसकी जड़ें तो हड़प्पा सभ्यता तक जाती हैं, जब वो लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाने में माहिर हुआ करते थे। अच्छा, अब एक अकेली चीज से आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उस दौर के जबरदस्त आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स पर। अब देखिए, इन बड़ी बड़ी इमारतों की आत्मा को समझने के लिए हमें पहले स्तूप को समझना होगा। स्तूप, जिसका सीधा सा मतलब है टीला, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि आस्था और विश्वास का एक सेंटर था। इनके अंदर बुद्ध या उनके अनुयायियों के पवित्र अवशेष रखे जाते थे। और इसका सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार उदाहरण वो है सांची का महान स्तूप। यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए बना प्रदक्षिणा पथ और इसके जो गेटवेज हैं, जिन पर इतनी बारीक नक्काशी है, वो इसकी शान को और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, वो है बनाने के 2 बिल्कुल अलग तरीके। एक तरफ है भीतरगांव का मंदिर, जिसे एक एक ईंट जोड़कर नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया, और दूसरी तरफ है महाबलीपुरम के मंदिर, जिन्हें एक ही बड़ी चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया। सोचिए, दोनों ही तरीकों में कितना जबरदस्त हुनर लगा होगा। और ये मंदिर बनाना कोई आसान काम नहीं था, मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा मिशन होता था। पहले तो अच्छी क्वालिटी का पत्थर ढूंढो, फिर उन भारी भरकम चट्टानों को पता नहीं कहाँ से साइड तक लाओ, फिर उन्हें हाथ से तराश कर पिलर और छतें बनाओ, और आखिर में हर एक टुकड़े को एकदम परफेक्ट तरीके से अपनी जगह पर फिट करो।
और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सिर्फ राजा रानियों का प्रोजेक्ट नहीं था। नहीं, इसमें तो पूरे समाज ने अपना योगदान दिया था। व्यापारी, किसान, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, यहाँ तक कि हाथी दांत के कारीगरों की एक पूरी यूनियन ने मिलकर सांची के एक गेटवे को फंड किया था। चलिए, अब इन इमारतों की दीवारों के अंदर चलते हैं और उस कला को देखते हैं जिसने इनमें जान डाल दी, जिसने इन्हें मतलब दिया। और इसका एक जीता जागता मतलब सांस लेता हुआ उदाहरण है अजंता की गुफाएं। ये एक विशाल मॉनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स है जिसे पहाड़ों को काटकर बनाया गया था और इसकी दीवारों को लाजवाब पेंटिंग से सजाया गया था। जरा सोचकर देखिए, गुफाओं का घना अंधेरा और रोशनी के लिए सिर्फ मशालें, और उन हालात में ये पेंटिंग्स बनाई गईं। और 1500 साल बाद भी पौधों और खनिजों से बने इनके रंग आज भी इतने चटक और जिंदा हैं। ये वाकई में अद्भुत है। पत्थर और रंगों की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं शब्दों और कहानियों की दुनिया में, जो उस दौर की धड़कन हुआ करती थीं। इसी दौर में दक्षिण भारत में 2 महान तमिल महाकाव्य लिखे गए। एक था शिलप्पाधिकारम, जिसमें कोवलन और कन्नगी की कहानी थी, और फिर करीब 400 साल बाद आया मणिमेखलई, जिसने उसी कहानी को आगे बढ़ाया और उनकी बेटी की यात्रा के बारे में बताया। इन किताबों में जो इमोशंस हैं उनको महसूस करने के लिए शिलप्पाधिकारम से कन्नगी का ये दर्द भरा सवाल सुनिए। ये अन्याय के खिलाफ एक ऐसी ताकतवर आवाज है जो आज भी गूंजती है। और ये कहानियां ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी, इन्हें पत्थरों पर भी गढ़ा गया था ताकि हर कोई इन्हें देख और समझ सके। जातक कथाएं जैसे कि बंदर राजा की ये कहानी स्तूपों पर उकेरी जाती थी ताकि इनकी सीख हर किसी तक पहुंच सके। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे गणित और विज्ञान की उन खोजों की जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। मिलिए महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट से। इन्होंने जो बातें सदियों पहले कह दी थी वो आज भी हैरान कर देती हैं। इन्होंने ही बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से होते हैं, ग्रहणों के पीछे का विज्ञान समझाया और एक सर्कल के सरकमफ्रेंस की इतनी सटीक कैलकुलेशन की जो कमाल की थी। और फिर आई वो खोज जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया, शून्य। देखने में तो ये सिर्फ एक सिंबल है, पर असल में ये एक क्रांति थी। भारतीय गणितज्ञों की ये खोज अरब दुनिया से होती हुई यूरोप पहुंची और इसने मॉडर्न मैथ्स, साइंस और टेक्नोलॉजी की नींव रखी। हमारी आज की डिजिटल दुनिया इसके बिना सोची भी नहीं जा सकती थी। तो सोचिए, उन्होंने पत्थर, शब्दों और संख्याओं में एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो हजारों साल बाद भी हमें प्रेरणा देती है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे।